हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 8 के एक महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 100% आएगा, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना है और पूरा समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न होगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानकारी देने वाले स्रोतों पर प्रकाश डालें। और वही प्रश्न अगर दूसरा लैंग्वेज में आए, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के ऐतिहासिक, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। यानी दोनों के दोनों सेम प्रश्न है, बस खाली क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों चलिए हम लोग डील करते हैं प्रश्नों के आंसर को, ठीक है। मध्यकाल में भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों का अध्ययन करने पर इतिहासकारों का कहना है कि उस समय अधिकतर इतिहास के लेखक युगीन सम्राट के दरबारी अथवा कृपा पात्र थे। यानी क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जब हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानते हैं, देखते हैं, उस टाइम हम लोग देखते हैं कि जो इतिहासकार थे उससे संबंधित बहुत सारे पुस्तक हम लोग को मिले हैं, लेकिन वो पुस्तक हम लोग को ऑथेंटिक नहीं लगता है। कारण यही है कि जो पुस्तक लिखा गया है, लिखने वाला जो इतिहासकार है, साहित्यकार है, वो राजा के ही दरबार में रहा करता था। तो आप लोग समझिए, अगर आप राजा होंगे, आप अगर किसी को अपने दरबार में रखेंगे तो आपके खिलाफ क्यों कोई लिखेगा? क्या नहीं लिखेगा। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस काल का राजा के सिर्फ अच्छाई पक्ष को देख पाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फिर। इसलिए उनके लिखे इतिहास से उस समय के एक पक्षीय तस्वीर प्रस्तुत होता है, उसके सिर्फ और सिर्फ अच्छाई प्रस्तुत होता है, ठीक है। अर्थात सम्राट के गुणगान पर अधिक महत्व दिया गया है। चूंकि मध्ययुगीन अधिकांश इतिहासकार उच्च वर्ग से थे, इसलिए उन्होंने शासक वर्ग से संबंधों में विशेष रुचि ली। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कुछ जानकारियां हासिल होती है। यानी जो इतिहासकार है वो भले ही राजा के बारे में सही ही लिखा है, मतलब जो उनका अच्छाई ही लिखा है, तो वही हम लोग का सोर्स है, जिससे जितना हो सके हम लोग का उस टाइम के इतिहास को जान पाते हैं, ठीक है। और कुछ भी और अलग भी स्रोत है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या, ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों ऐतिहासिक स्रोत में स्पेशली वो इतिहासकार के पुस्तक आते हैं, ठीक है। पूरा ध्यान से समझना है और एक एक पुस्तक आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल बनेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जो ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, जो पुस्तक बताया जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। दोस्तों पहला पुस्तक है बाबरनामा, ठीक है। दोस्तों पहला सवाल है आपका कि बाबरनामा का ही एक दूसरा नाम है तुजुकी बाबरी। याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तुजुकी बाबरी, जिसको बाबरनामा से भी जाना जाता है, इससे भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। अगर आपको सवाल में पूछे कि बाबर का आत्मकथा कौन सा है, तो बाबरी नामा, या फिर उसी का नाम है बाबरनामा, तुजुकी बाबरी, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा सकता है, जो कि तुर्की भाषा में है। इतिहासकारों का कहना है कि बाबर के काल के बारे में जानने के लिए बाबरनामा एक प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत है। यानी इतिहासकारों का मानना है जो ये बाबरनामा है, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे अच्छा स्रोत है जो उस टाइम के जानकारी के लिए, ठीक है। इसमें बाबर ने अपनी विजय तथा अनेक घटनाओं का तथ्यात्मक वर्णन किया है। उसमें क्या है, उस पुस्तक में बाबर के जितने भी विजय हुए वो विजय है, और उनके महत्वपूर्ण घटना, जिसमें अपनी कमजोरियां, त्रुटियों, नशे की आदत, दवातों, भोग विलास आदि के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। यानी उसका नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है। इसमें अपने भारत का विस्तृत वर्णन किया है। एक आक्रमण
कारी होने के पश्चात उसने भारत के समृद्धि की प्रशंसा की है, लेकिन अन्य बातों की निंदा की है। एक प्रवासी के समान ही अपनी मातृभूमि की प्रशंसा करते हुए और विदेशी भारत की निंदा करता है। बाबरनामा में बाबर ने सिंहासन पर बैठने से लेकर 1929 तक की वर्णन की है, लेकिन बीचों बीच कई सारे वर्णन छूटा है। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि कोई अगर बाहर का विदेशी व्यक्ति किसी देश का इतिहास लिखेगा तो अपना देश का तो वो बढ़ाई करेगा ही, और दूसरे देश के जहाँ पर शासन कर रहा है वहाँ तो उसका मतलब जो उनका जानना है, जो उनको बताना है वो ही सिर्फ बताएगा, दूसरा कुछ थोड़ी ना बताएगा। तो दोस्तों ये रहा पहला बाबरनामा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हुमायूंनामा। ठीक है, तो दोस्तों पहला सवाल आता है आपका, हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की। यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखी गई। इसमें हुमायूं और कामरान के मध्य हुए युद्ध का विस्तृत वर्णन है जो अफगानिस्तान में हुई थी। इस ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में हुई थी। तो जितना बताया गया है आप लोग को याद रखना है। क्या है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, फारसी में लिखी गई थी, और इसमें कामरान और हुमायूं का जो बीच युद्ध हुआ उनके बारे में बताया गया है जो अफगानिस्तान में हुई थी, और ये बुक लिखा गया था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, आगे एक पुस्तक को डील करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पुस्तक है तारिक ए फिरोज शाही, सॉरी के दोस्तों तारिक ए शेर शाही। ठीक है, यह ग्रंथ अब्बास खान शेरवानी ने लिखी। यह अकबर के सेवा में था, यानी अकबर के दरबार में था, और उसकी रचना अकबर के आदेश पर की थी। और मतलब ये जो पुस्तक है ये अकबर के आदेश पे किया गया था। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह का वर्णन होगा। यह ग्रंथ को तोहफा-ए अकबर शाही भी कहा गया है। अब्बास खान ने इस ग्रंथ को बहुल्ल लोधी से प्रारंभ किया, लेकिन इस ग्रंथ का महत्व सहरसा और इस्लाम शाह के शासनकाल का वर्णन में है, जो चौसा तथा कन्नौज के युद्ध का विस्तृत वर्णन करता है। यानी ये जो तारिक शेर शाह है, इसमें आपको क्या याद रखना है? अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है, जिसमें जो अकबर के समकालीन थे, उनके दरबार में थे, उनके आदेश पर लिखा था। जिसमें क्या है, बहुल्ल लोधी यानी लोधी वंश से लेकर के जो आपका शेर शाह सूरी थे उनके युद्ध, प्रमुख युद्ध के बारे तक लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का जो पुस्तक है वो है अकबरनामा। इस ग्रंथ की रचना अरबी और फारसी के विद्वान अबुल फजल ने की थी। यह एक विशाल ग्रंथ को दोस्तों यहाँ पर 3 भाग होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था कि 3 भाग है। ठीक है, कि प्रारंभ में क्या था, जो अकबर का बचपन का बताया गया है, दूसरा उनके जो 17 साल से लेकर के 46 साल तक के उम्र तक का कहानी बताया गया है, और तीसरा पार्ट को कहते हैं आईनाए अकबरी। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में अकबर के जीवन से लेकर तैमूर की वंशावली तथा बाबर हुमायूं का वर्णन है। द्वितीय भाग में अकबर के 17 वर्ष के आयु से वर्णन है, और ये 1596 में पूरा हुआ। यानी ये जो भाग था ये तब पूरा हुआ। और अबुल फजल अकबर का घनिष्ठ मित्र था और परामर्शदाता भी था। यानी आप लोग समझिए दोस्तों, ये जो अकबरनामा लिखा था वो लिखा था अबुल फजल ने, जो एकदम अकबर का प्रिय था। तो इसमें भी किस तरह का वर्णन मिलेगा, यानी अकबर का बढ़ाई ही किया जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं कही गई है। इसमें प्रारंभिक में उनके बचपन से लेकर के तैमूर के वंशावली व उनके जो बाबर और हुमायूं को भी कवर कर दिया गया है। और द्वितीय भाग में जो उसने 17 वर्ष के मतलब जब वो सिंहासन पे बैठे थे उस टाइम से लेकर के 1596 के टाइम तक पूरा इतिहास बताया गया है। और तीसरा भाग जो होगा उसमें आईनाए अकबरी, यानी आईनाए अकबरी एक पुस्तक नहीं है, वो जो अकबरनामा है उसका ही पाठ है। पहले पार्ट में जो हम लोग देखे कि उनका बचपन से लेके उनके पापा व उनके दादा के बारे में जानकारी मिला, दूसरे पार्ट में उनका जो शासनकाल था उसके बारे में जानकारी मिला, और उसका जो तीसरा पार्ट था उसका तीसरा पार्ट में उनका एक प्रमुख न्याय व्यवस्था के बारे में जिसे आईनाए अकबरी कहा गया उसका वर्णन है। ठीक है, यानी ये जो अकबरनामा है ये 3 पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी आपका अकबर जो आईनाए अकबरी है उसको ही देखते हैं।
तो पांचवा जो आप लोग का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो है आईना अकबरी। तो इस ग्रंथ की रचना भी अबुल फजल ने ही की थी। वास्तविकता में यह ग्रंथ अकबरनामा का ही तीसरा भाग है। इसके 5 भाग है, मतलब ये जो आईना अकबरी है इसके भी 5 भाग है। प्रत्येक भाग में राज्य के नियम का विवरण दिया गया है। प्रथम भाग में 10, द्वितीय भाग में 30 और तृतीय नियम है। यानी ये जो आईना अकबरी है जिनको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ये बाबरनामा का अकबरनामा का ही ये तीसरा भाग में वर्णन है, जिसमें ये जो पूरा का पूरा आईना अकबरी है ये पूरा का पूरा 5 भागों में बांटा गया है। चतुर्थी भाग में हिंदुस्तान के फसल, ऋतुओं आदि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त हिंदू के दर्शन, साहित्य आदि का भी वर्णन है। साथ ही संतों और सूफियों का वर्णन भी है। 5वें भाग में अकबर के कहावतें, अबुल फजल की आत्मकथा है। प्रशासन की स्रोत के रूप में यह रचना मध्यकाल की अनुपम कृति थी। यानी ये जितने भी इसमें वर्णन मिलता है ये मध्यकालीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है मुन्नत ख्वाब उल तवारिक। दोस्तों ये पुस्तक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो मुन्नत ख्वाब उल तवारिक जो पुस्तक है वो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। और ये अकबर के दरबारी थे। ठीक है दोस्तों, अकबर ने उसे क्या किया था, इमाम नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, इमाम कौन होते हैं, वो एक तरफ से मान सकते हैं कि वो इस्लाम धर्म के पुजारी थे। ठीक है, तथा सम्राट पर अबुल फजल का अधिक प्रभाव होने के कारण बदायूनी का महत्व कम था। क्योंकि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि अकबर का जो परम मित्र माने जाते हैं वो जो बीरबल और अबुल फजल थे। ठीक है, और इसी कारण अबुल फजल का महत्व उस टाइम पर ज़्यादा था, इसीलिए बदायूनी का महत्व थोड़ा कम था। और जो बदायूनी थे वो थोड़ा कट्टर इस्लामिक तरह के थे, इसलिए उन्होंने अकबर के बारे में कड़ी आलोचना भी किया है। क्योंकि अकबर उदारवादी थोड़ा थे, वो सभी धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, और वही चीज़ इसमें वर्णन है, आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो पुस्तक है वो है तवाकत ए अकबरी। दोस्तों पुस्तक है तवाकत ए अकबरी, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इस ग्रंथ का लेखक निज़ामुद्दीन अहमद था। दोस्तों ये जो तवाकत ए अकबरी है इसका लेखक कौन था, निज़ामुद्दीन अहमद, जो अकबर का कौन थे, मीर बख्शी था। दोस्तों मीर बख्शी कौन होता है, वो जो सेना का जो संचालक करता है, सेना का जो प्रधान होता है, सेना का जो हेड है, उसे सेनापति कहते थे बाकी टाइम में, लेकिन मुगल काल में उसको मीर बख्शी कहा गया है। ठीक है, उसका पिता बाबर और हुमायूं के काल में उच्च पद पे रहा था। कौन, ये निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, उसे अकबर के शासनकाल की घटनाओं का ज्ञान था, अतः उसके ग्रंथ में इस काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। तो अकबर के शासनकाल का बारे में अगर जानना है तो ये पुस्तक तवाकत ए अकबरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, निजामुद्दीन ने 997 से लेके 1593 तक का इतिहास प्रस्तुत किया है वो पुस्तक में, है ना। लेकिन इसका महत्व मुगल काल के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि निजामुद्दीन ने प्रांतीय मुस्लिम राज्यों का वर्णन किया है। इससे इस ग्रंथ का महत्व बढ़ जाता है। इसमें अबुल फजल की तरह अलोकप्रियता व प्रशंसाकारी और बदायूनी की तरह धर्म कट्टरता नहीं है। यानी दोस्तों इसमें ये इसलिए ऑथेंटिक माना जाता है क्योंकि इसमें ना सिर्फ राजा के बारे में, उनके सेना के बारे में, और साथ ही साथ जितने भी उनके जो आसपास के प्रांत के जो समाज थे उनके बारे में भी वर्णन मिलता है। और अबुल फजल ने क्या किया है, स्पेशली आप कह सकते हैं कि उसमें चापलूसी के बारे में बातें हैं। ठीक है, और जो बदायूनी लिखा है, बदायूनी ने क्या किया है, कट्टर धर्म के बारे में ही लिखा है। ठीक है, कट्टर धार्मिकता के बारे में। तो दोस्तों ये रहा आपका ऐतिहासिक स्रोत। तो उसके बाद हम लोग जब देखेंगे वो है साहित्यिक स्रोत। तो आप लोग सभी देखें कि जो ऐतिहासिक स्रोत था उसमें
विभिन्न विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं के बारे में वर्णन हुआ। अब देखेंगे उसमें बिना इतिहासकार के, उसमें जो उसके टाइम के नहीं थे, उनके आगे थे या फिर उनके बाद के थे, उनके इतिहास से हम लोग को क्या जानकारी मिलता है उनके पुस्तक से। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक ग्रंथ के अतिरिक्त साहित्यिक ग्रंथ भी मध्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। मोहम्मद औफी द्वारा लिखित जवानी उल हिकायत एक महत्वपूर्ण व रोचक कहानी संग्रह है। दोस्तों ये क्या है, सबसे पहले बात आता है एक लेखक थे, वो थे मोहम्मद औफी। उनका एक पुस्तक था जवानी ए हिकत एक पुस्तक था, जिसमें क्या लिखा है, उसमें इल्तुतमिश के जो कार्यकाल थे और दिल्ली की जो उस टाइम पर दशा थी उनके बारे में जानकारी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वो गजनी व बगदाद का भी वर्णन किया है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी से आप परिचित होंगे, क्योंकि ये मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वो ही पद्मावत जो ग्रंथ है उनका रचना किया था। ठीक है, इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ पद्मावत में चित्तौड़ नरेश का पद्मिनी के साथ प्रेम विवाह का अतुलनीय वर्णन किया है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुई युद्ध का भी वर्णन है। विद्यावती द्वारा रचित, यहाँ पर रचित पुरुष परीक्षा एक यह है पुस्तक है, मुख्य नीति भाष्यक है, परंतु इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के सामाजिक ताने बाने का वर्णन है। यानी ये जो एक विद्यापति एक लेखक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था पुरुष परीक्षा। ठीक है, उनमें क्या है, ना सिर्फ इस्लाम के व्यक्ति के बारे में, उन्होंने हिंदुओं के बारे में भी उनमें वर्णन किया था। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्पेशली कह सकते हैं कि उनके बारे में ना उनके समकालीन इतिहासकार को ना लिख करके उनके बाद वाले इतिहासकार ने ये सब लिखा है। ठीक है, और क्या है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस, कबीर के दोहे और गुरु नानक की रचनाओं में इस युग के समाज का वर्णन प्राप्त होता है। कबीर के काव्यों में तत्कालीन समाज की पर्याप्त बुराइयों और कुरीतियों का सजीव वर्णन प्राप्त होता है। तो ये सब दोस्तों, ये जो इतिहासकार थे जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं थे, जिन्होंने निष्पक्ष होकर के उस समाज के बारे में वर्णन किया है, ये आपका ऐतिहासिक स्रोत है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में क्या आते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, अभिलेख, जो प्रमुख शिलालेख होते हैं, मुद्राएं होते हैं, बहुत जो भवन होते हैं उनका खंडर, वो सब आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत भी मध्यकालीन इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। इस काल की प्राप्त मुद्राओं से शासकों की रुचि व कालक्रम की ज्ञान होती है। तो आप लोग सभी जानते हैं उसके बारे में, तो हम लोग पूरा स्पष्ट रूप से चर्चा किए हैं कि मुद्राओं से हम लोग को किस प्रकार से जानकारी मिलती है, क्योंकि मुद्राओं में राजा द्वारा उनका नाम, उनका वंश, उनका धर्म आदि, उनके कालक्रम, सभी चीज़ का वर्णन मिलता है। ठीक है, मुगल काल की स्थापित कला, चित्रकला और संगीत कला का प्राप्त विकास हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि मुगल शासक जो थे वो कला प्रेमी थे। मुगल काल में सबसे अधिक उन्नत स्थापित कला का हुआ, यानी उसमें उस काल में बहुत ही विशिष्ट तरह का इमारतें, भवनें आदि का निर्माण हुआ था। ठीक है, मुगल कालीन स्थापित कला पर देशी और विदेशियों दोनों ही शैलियों का मिश्रण दिखाई पड़ता है। यानी जो उन्होंने स्थापित कला का निर्माण किया है वो सिर्फ ना ही भारत के यह था शैली का था, बल्कि वो भारत और विदेशी शैली का मिश्रण शैली है। ठीक है, इस काल के भवनों में शेरशाह का मकबरा, आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी का इमारत जो अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, एतमादौला का मकबरा, ताजमहल, दिल्ली का किला, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और मोती मस्जिद होगा दोस्तों, माता मस्जिद ने मोती मस्जिद। ठीक है, और जमा मस्जिद आदि प्रमुख है। इन भवनों से तत्कालीन स्थापित कला, इस युग के समृद्ध शासकों की रुचि का ज्ञान होता है। जहांगीर के काल में चित्रकला का सबसे अधिक विकास हुआ। दोस्तों ये आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जा सकता है कि किस काल में चित्रकला का अधिक
प्रसिद्ध हुआ, विकास हुआ तो जहांगीर के शासनकाल में। इस काल के स्थापित कला के नमूने इस काल के इतिहास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। औरंगजेब के काल में अनेक मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया गया। इससे उसकी जो उसका धार्मिक कट्टरता है उसका उजागर होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक स्रोत, उसके बाद साहित्यिक स्रोत, उसके बाद देखिए पुरातात्विक स्रोत। तो इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए थे उस टाइम पर, जिन्होंने अपने जो यात्रा विवरण व ग्रंथ और डायरी में लिखा है भारतीय समाज के बारे में, वो भी जान लेते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, मुगल काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए, जिन्होंने अपनी यात्रा के वर्णन में अपने ग्रंथों व डायरियों में किया। इन यात्रियों का विवरण मुगल काल के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इन इतिहासकारों ने जो देखा उसका वर्णन किया। इन यात्रियों में विशेष रूप से सर टॉमस रे, टावेर्नियर, फ्रांसिस वार्नियर और कैप्टन हॉकिंस और मुंजी आदि उल्लेखनीय है। तो दोस्तों ये सब क्या क्या थे, ये विदेशी यात्री थे जो मुगल काल के दौरान भारत आए थे और उनके ग्रंथ से भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास के स्रोत। दोस्तों क्या कीजिए, इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको पूरा सिलेबस के वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ। और हम लोग के चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।